excitement होती है because excitement में we are just trapping. We have tried everything, makeup, therapies, exercises, but trapping is not getting stopped. आप बच्चे को देखेंगे तो आपको लगेगा भी नहीं ऑटिज्म है। यही एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। हमारे सारे बच्चे ये वाले क्यूट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, देखने में कोई ऐसा डिफरेंस लगता ही नहीं है, कोई भी उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। रेपिटेटिव बिहेवियर्स बच्चा तब करता है ज़्यादा जब वो एक्साइटेड होता है, जब वो नर्वस होता है, जब वो डरा हुआ होता है, जब वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, या जब उसकी बात मानी नहीं जाती है। बॉडी के सारे सिम्टम्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, इन आइसोलेशन नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि मैं एक कर दूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ सिम्टम्स ओवरलैपिंग है, कुछ चीज़ों में फ़र्क आएगा। मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अगर उसके स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर हैं तो मैं पहले उसकी स्पीच थेरेपी पे ध्यान दूं ताकि स्पीच आ जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। नहीं, हमें पैरेलल एड्रेस करना पड़ेगा, दोनों चीज़ें साथ चलें। आपके सवाल पूछने से भी बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है, ये भी एक ट्रेट है। कुछ लोग कम पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग जो पूछते हैं उसका फायदा तो दूसरों को भी मिलता है ना। सो इट्स ऑलवेज गुड, कीप आस्किंग द क्वेश्चंस। यस, अब ये जैसे इसके बिहेवियर में चीज़ें ठीक हैं, मतलब उसके अगर आप उसको देखोगे तो यू कांट जज के इसको बच्चे को ऑटिज्म है या बिकॉज प्रॉपर आई कांटेक्ट है, सब कुछ है ना, कमांड कॉलिंग पे है। बट द थिंग इज कि उसको जब एक्साइटमेंट होती है, बिकॉज स्पीच नहीं है, एक्साइटमेंट में ही डज दिस फ्लैपिंग। फॉर दैट वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, मतलब we have tried wake-ups, we have tried other therapies, other exercises, but उसमें कुछ उसको results नहीं मिल पा रहे हैं। Frapping is not getting stopped. इसको स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर कहते हैं, जिसमें सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर्स हो सकते हैं। इसमें भी आपके इसी में दो सवाल निकले हैं कि अगर आप बच्चे को देखेंगे तो आपको लगेगा भी नहीं ऑटिज्म है। यही एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। हमारे सारे बच्चे ये वाले क्यूट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, देखने में कोई ऐसा डिफरेंस लगता ही नहीं है, कोई भी उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जो कि फेशियल डिस्मॉर्फिज्म नहीं लेकर आती है, इसलिए उनको ऐसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना ईजी नहीं होता है। सो ईजी क्या, पॉसिबल नहीं है। खाली फेशियल फीचर देखकर कोई भी ऑटिज्म नहीं बता सकता है। सो ये तो एक अलग चीज़ होगी, ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑटिज्म है। दूसरा यही कि स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है, ये इसके लिए बहुत लंबी लंबी टॉक्स हमारी ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं, तो उसकी हमारी कई बार वीडियो प्लेज होते रहते हैं। सो स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स और रेपिटेटिव बिहेवियर्स ये बच्चा तब करता है ज़्यादा जब वो एक्साइटेड होता है, जब वो नर्वस होता है, जब वो डरा हुआ होता है, जब वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, या जब उसकी बात मानी नहीं जाती है। वही फ्रस्ट्रेशन वगैरह इन्हीं सब चीज़ों से निकलती है। मैं वही कह रहा हूँ, ये ओवरवेलनेस में होती है। ओवरवेलनेस खुशी की भी हो सकती है, ओवरवेलनेस चिड़चिड़ाहट की भी हो सकती है। जब भी इस तरीके की होगी तो हमारे स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स बढ़ जाएंगे। और कुछ ये सेंसरी इश्यूज होते हैं, इसके लिए बाकायदा थेरेपी प्रोटोकॉल्स आते हैं। ये प्योरली ओटी के अंदर आता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अंदर आता है। इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको इस चीज़ को प्रॉपरली गाइड करेगा, क्योंकि हर बच्चा अलग है। मुझे इसका पूरा प्रोफाइलिंग नहीं मालूम है, बट ये डेफिनेटली आपको अपने जो ओटी हैं उनके साथ ये डिस्कस करना है कि ऐसी सिचुएशंस में आप क्या कर रहे हैं, हम और क्या करें। सो वो हर बच्चे की डिफरेंट अलग अलग तरीके पर नीड होती है, इसमें वो आपको गाइड करेंगे। ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। बट येस, ये पक्का है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ये रेपिटेटिव बिहेवियर फ्लक्चुएट कर सकते हैं। कभी ये बढ़ जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे, कभी ख़त्म हो जाएंगे, कभी किसी दूसरे तरीके से आ जाएंगे। हमें उनके सिर्फ रूट लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है, अगर सेंसरी इश्यूज़ हैं तो उनको एड्रेस करना है, और पेरेंट्स को गाइड करना है कि इसको आपने डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है या रोकना कैसे है। क्योंकि डायरेक्ट रोकने से ये बिहेवियर नहीं रुकेंगे, इसको अलग तरीके से चैनलाइज करना पड़ता है। तो अगर जब स्पीच आएगी तो स्पीच के बाद ये चीज़ें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम कंसल्ट करते हैं किसी से, तो जैसे कि जब ये एक्साइटमेंट भी कर रहा है, जब एक्साइटमेंट अपनी बोल के शो करने लग जाएगा तो ये चीज़ बंद कर देगा। नहीं, ऐसा डायरेक्ट नहीं है। क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, जीके सब पढ़ते हैं, है ना। तो जो रिज़ल्ट आना है वो तो एज अ होल ही आएगा। उसमें मैं 2 सब्जेक्ट्स में अच्छा हूँ, 2 में ख़राब हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं पास हो गया। सो बैलेंस करके सारी चीज़ों को, अलग अलग फैकल्टीज़ को अलग एड्रेस करना पड़ेगा। सो इसमें क्या होता है कि अब सोशल स्टडीज़ मान लो इंग्लिश मीडियम में है तो लैंग्वेज भी इंग्लिश है। सो इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा करा दूंगा तो सोशल स्टडीज़ अच्छी हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन सोशल स्टडीज़ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई है तो अच्छा है। सो इसी तरीके से हमारे बॉडी के सारे सिम्टम्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, इन आइसोलेशन नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि मैं एक कर दूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ सिम्टम्स ओवरलैपिंग है, कुछ चीज़ों में फ़र्क आएगा, लेकिन इसको अलग तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा, उसको अलग तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा और इकट्ठे एड्रेस करना पड़ेगा, यानी कि पैरेलल लेकर चलना पड़ेगा हमें।
सो ये नहीं है कि इसकी हैंड फ्लैपिंग तब कब होगी जब इसकी स्पीच आ जाएगी। सो ऐसे थोड़ी ना मेरी स्पीच आने में मान लो अभी टाइम लग रहा है तो मैं हैंड फ्लैपिंग करने दूँ, सो मैं सेंसरी इश्यूज एड्रेस नहीं करूँ, ऐसा नहीं होगा। इसकी अलग प्रोफाइलिंग होगी, उसकी अलग प्रोफाइलिंग होगी, प्रोटोकॉल्स बनेंगे और उस तरीके से सभी चीज़ों को वो देखना पड़ेगा। बाहर जाकर एक मिनट मैसेज लेंगे। सो अलग अलग चलेगा। मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अगर उसके स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर हैं तो मैं पहले उसकी स्पीच थेरेपी पे ध्यान दूँ ताकि स्पीच आ जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। नहीं, हमें पैरेलल एड्रेस करना पड़ेगा, दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। इंटीग्रेटिव थेरेपी, नीड बेस्ड स्पीच थेरेपी, नीड बेस्ड OT, नीड बेस्ड स्पेशल एजुकेशन। बिना नाम लिए किन से, मतलब अलग अलग से, स्पीच थेरेपिस्ट अलग से है, OT अलग से है। सो दो चीज़ें चेक कर लीजिए। पहली चीज़, क्या OT के पास आप एक बार वो मेरे से डिग्रीज़ वाला वो ब्रोशर ले सकते हैं जिसमें डिग्रीज़ लिखी होती हैं, आप उनसे पूछिए आपकी डिग्री क्या है। क्या OT के पास OT की डिग्री है? फिर स्पीच वाले से पूछिए क्या आपके पास स्पीच वाली डिग्री है। अगर ये है तो पहले तो ये एक बहुत बड़ा इशू आपका सॉल्व हो गया कि चलो कम से कम आप क्वालिफाइड लोगों के हाथों में हैं। दूसरा पॉइंट, अब खाली स्पीच वाला स्पीच के एंगल से सोचेगा, OT वाला OT के एंगल से सोचेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इंटीग्रेटिव अप्रोच चाहिए, दोनों को इकट्ठा मिलवा दीजिए। उनको बोलिए आप लोग एज ए टीम काम कर लो, आप मेरे बच्चे के एज ए होल गोल बना दो। प्लीज़ आधा घंटा OT वाला OT कराकर चला जाता है, आधा घंटा स्पीच वाला स्पीच ही कराकर चला जाता है, नहीं चलेगा। मेरे को बच्चा ना ओवरऑल इकट्ठा चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो OT, स्पीच, स्पेशल एजुकेशन इकट्ठे होते हैं। सो ये कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करते। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि मेरा एक बच्चा था, मैंने उसको असेस किया, NHS हॉस्पिटल जलंधर में था मैं, वो गुड़गांव से थे, तो वो आए थे, उनका यहाँ पर मायका था या कुछ था, उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया, उनको मैंने सारा समझा दिया। छोटा बच्चा था, अभी 2-2.5 साल का था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसकी ये चीज़ें हैं, अभी एज कम है, ये इसका सारा काम करवाना है, इसको ना OT, स्पीच, स्पेशल एजुकेशन सब दिलवा दो। और मैंने कहा कि आप तो गुड़गांव में रहते हैं, बहुत अच्छा है, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ पता करो, मिल जाएंगी। कहते, मैंने कहा मिल जाएंगी? कहते हैं हाँ वहाँ बहुत सेंटर हैं। 1 साल के बाद मैंने उनको बुलाया था कि आप आ जाओ मेरे पास, मैं आपका वो रीअसेसमेंट करवा दूंगा। सो रीअसेसमेंट के लिए आया मैं, और मैंने देखा कि बच्चा कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, थेरेपिस्ट कहते जी रेगुलर चल रही हैं, क्वालिफाइड लोगों से चल रही हैं। सो वहाँ पर कमी कहाँ महसूस हुई? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की। वो कहते जी वहाँ हमारे आसपास ऐसा कोई सेंटर नहीं था जहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, तो एक हम वहाँ करवाने जाते थे, एक हम वहाँ करवाने जाते थे, आपने जितना काम ने सारा करवाया, बट हुआ क्या? टुकड़ों में हुआ ना। आप ऐसा तो नहीं करोगे सब्जी बन रही है तो चलो ऐसा करता हूँ रोटी पहले खा लूँ, या मैं रोटी खा लूँगा सब्जी बाद में खाऊंगा, और अब सब्जी खा ली अब सलाद बाद में खाऊंगा, या रायता बाद में खाऊँ। इकट्ठा खाते हो ना सब कुछ, तभी वो बैलेंस होता है ना। ये इंटीग्रेटिव अप्रोच चाहिए। सो पहले आप ये चेक कर लीजिए वो क्वालिफाइड हैं कि आप सेफ उस तरीके से चल रहे हैं स्ट्रक्चर्ड वे में। और दूसरा, अगर वो बिल्कुल क्वालिफाइड है तो आप कोशिश करके रिक्वेस्ट करके उनको ना टीम कर दीजिए। पैसे तो आप उनको भी दे रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं ना, बोलो जी आपको देंगे, 1 घंटे की जगह 2 घंटे की क्लास हो गई, जो भी है आपका सिस्टम, इकट्ठे आ जाओ। मेरे बच्चे को ऐसे गोल्स इकट्ठे बना दो कम से कम। चलो आप बाद में आ जाओ, आप बाद में आ जाओ, लेकिन मिक्स कर दो आपस में। ये ना इस तरफ से ऐसे चलने से गोल्स नहीं सेट होते हमारे। सो इंटीग्रेटिव अप्रोच मेरे हिसाब से ज़रूरी है।